हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। लेकिन जब की स्टोरीज़ हैं, दे आर नॉट फ्रॉम माय बुक, दे आर फ्रॉम द टेक्स्ट्स ऑफ क्लास 12th, जो टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड है 12th क्लास के लिए। ये मैं 12वीं के बच्चों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली, और ताकि वो लेसन वाइज उन चीज़ों को समझ सकें और उन स्टोरीज़ का आनंद ले सकें, प्लस वो अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो सकें। और साथ साथ आप बहुत सारे लोग भी उनको सुन सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं। सो वंस व्हाट हैपेंड, क्या हुआ लास्ट लेसन में। एज़ पर लास्ट लेसन, जो पर्शियन फोर्सेस थे, उन्होंने बिस्मार्क के साथ मिलकर फ्रांस पे अटैक किया। 1870 की बात है, 1870 की बात है। एंड ऑल द जर्मन्स स्टूड बाय पर्शियंस एंड फ्रांस वॉज डिफीटेड। और जो सारे जर्मन्स थे, उन्होंने प्रूशिया, सम पीपल कॉल इट पर्शिया, तो उन्होंने पर्शिया का साथ दिया और फ्रांस डिफीट हो गया। और जो दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, दे वर अल्सस एंड लॉरेन, एंड दे वर पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और वहाँ पे पहले क्या होता था, फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। अब वहाँ पे जर्मन का आधिपत्य हो गया, या यूँ लगा लो कि साम्राज्य हो गया, या उनके अंडर में आ गए हैं। तो अब वहाँ पे एक ऑर्डर पास होता है कि वहाँ पे जो अल्सस एंड लॉरेन के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसी की ये स्टोरी है। मैं इसको शुरू करता हूँ कि एक छोटा सा लड़का है, हिज नेम इज़ फ्रेंच, उसका नाम फ्रेंच है। मेरे पास इधर टेक्स्ट भी है, मैं उसको देखूँगा, कुछ लाइंस आपके लिए पढ़ूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा उन चीज़ों की। सो लिटिल फ्रेंच, क्या हुआ, ही वॉज गोइंग फॉर स्कूल। जब वो स्कूल जा रहा था, तो क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी या किन किन चीज़ों से हमें लगा कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो ये स्टोरी है, मैं आपको बता रहा था कि मिस्टर एम हैमल की स्टोरी है। तो अब आप देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। ए टीचर, मिस्टर एम हैमल, हु हैज़ बीन टीचिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स इन दैट स्कूल, पिछले 40 सालों में वो टीचर वहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहा था। एंड नव ही हैड टू लीव, अब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उन जगह पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। हमारे पास लिटिल फ्रेंच है, एंड ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, वो लेट था स्कूल के लिए। और रास्ते में उसको एक पर्सन मिलते हैं, और जो उसको मजाक भी करते हैं, मिस्टर वेचर। वो कहते हैं कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, दो ही वॉज ऑलरेडी लेट। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर दैट मॉर्निंग एंड वॉज अफ्रेड दैट हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम। उसको यूँ भी लगता था कि उसके टीचर उसको डांटेंगे। और सबसे जो डरावनी बात उसके लिए ये थी कि मिस्टर एम हैमल, जो उसके टीचर हैं, जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, कि वो उससे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, और पार्टिसिपल्स उसको नहीं आते थे। ये उसकी प्रॉब्लम थी। वो सोच रहा था कि ही शुड रन अवे फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम दैट एरिया, एंड ही मस्ट एंजॉय द आउटडोर्स। बाहर जाए, कहीं एंजॉय करे, खेले, या फिर पर्शियन सोल्जर्स बहुत सारी ड्रिलिंग्स कर रहे थे ओपन फील्ड में, उन चीज़ों को वो देखे। ये उसकी सारी इच्छाएं थी। एंड वो उनके लिए, या मिस्टर फ्रेंच के लिए, ज़्यादा टेम्पटिंग भी था, ज़्यादा मज़े वाला था, ज़्यादा आकर्षक भी था, बजाय कि मिस्टर एम हैमल की पार्टिसिपल वाली क्लास अटेंड करना। और वो जब पूछे तो बता ना पाना, और बदले में उसके शायद रोलर से या स्टिक से, मतलब उसकी मार पिटाई होनी। तो ऑन द वे व्हाट हैपन, वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। वहाँ उसने क्या देखा कि सम पीपल, दे वर रीडिंग बुलेटिन बोर्ड पे, वो पढ़ रहे थे। कुछ न्यूज़ लगा करते थे बुलेटिन बोर्ड पे। तो वहाँ पे मोस्टली जो न्यूज़ थे वो दे वर नॉट गुड न्यूज़, अच्छे न्यूज़ नहीं थे वो, जितने भी न्यूज़ लगते हैं वहाँ पे। सो लिटिल फ्रेंच फिर ऐसे सारी जद्दोजहद के बाद ही रीच स्कूल पहुँचा वो। स्कूल में क्या था, देर वॉज नन ऑफ द यूजल नॉइस, एंड इट वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था। ऐसा लगता था कि जैसे आज छुट्टी है, जैसे कोई आया ही नहीं है। ऑल हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, एंड द टीचर मिस्टर एम हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। मिस्टर एम हैमल इधर उधर जा रहे थे, और उनके हाथ में वो टेरिबल रूलर भी था, और सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। मिस्टर एम हैमल को लगा कि अब मैं लेट हो गया हूँ,
और बस अब मेरे को डांट पड़ने वाली है या उस रूलर से मेरे को पनिशमेंट मिलने वाली है, ही वॉज थिंकिंग. But as soon as he reached there, he opened the door and went in. He was frightened, but to his surprise, Mr. M. Hamel said very kindly, "Go to your place quickly, little French." तो बजाय कि उसको डांटने या पीटने के, मिस्टर एम हैमल ने कहा कि जाओ अपनी जगह पे बैठो. और लिटिल फ्रेंच को भी बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो गया है. तो फ्रेंच ने और क्या देखा कि हिज टीचर वॉज वीयरिंग वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस. वो अपनी बेस्ट ड्रेसेस में था. और ये वो ड्रेस कब पहनते थे मिस्टर एम हैमल? जब भी कोई इंस्पेक्शन डेज होते थे या प्राइज डेज होते थे तब पहना करते थे. और फिर उसने क्लास के बैग में देखा, ही saw so many village people, they were sitting quietly there. बहुत सारे गांव के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे. एंड फ्रेंच वंडर्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. फ्रेंच को बड़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है. पहले तो ऐसा नहीं था, गांव के लोग नहीं आते थे या इतनी स्कूल में इतनी पीस नहीं होती थी, इतनी शांति नहीं होती थी. देन व्हाट हैपेंड? मिस्टर एम हैमल बिगिन विद ग्रेव एंड जेंटल टोन. फिर उसने बड़ी ग्रेव और जेंटल टोन में कहा कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. सो मिस्टर एम हैमल बड़ी सीरियस टोन में कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं फ्रेंच में पढ़ाऊँगा. और ऑर्डर आ गया बर्लिन से कि स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जो अल्सस एंड लॉरेन की जो प्लेसेस हैं. ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से अटेंटिव होकर ध्यान से इसको सुने. अब इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि लिटिल फ्रेंच को ऐसा लगा कि ये तो बड़ा अजीब हो गया. सो लिटिल फ्रेंच को अब समझ आया कि सारी बातें क्या थी और उसको बड़ी हैरानगी भी हुई इस बात को लेके कि कैसे अब वो मिस्टर एम हैमल को देख नहीं पाएगा और ना ही उससे पढ़ पाएगा, बिकॉज इट वाज द लास्ट लेसन. अब उसको ये भी समझ आया कि क्यों वो अपनी बेस्ट ड्रेस में थे. तो ही आल्सो अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर. उसको ये भी समझ आया कि गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं. शायद वो अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे. बहुत सारे लोग उनसे पढ़ के गए थे, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स इन दैट स्कूल. उसी स्कूल में वो इतने टाइम से पढ़ा रहे थे वो. तो मिस्टर एम हैमल ने बारी बारी से लोगों से पूछा तो फ्रेंच की भी बारी आ गई. एंड ही वॉज नॉट एबल टू टेल अबाउट द पार्टिसिपल्स. वो पार्टिसिपल के बारे में, रूल्स के बारे में रिसाइट नहीं कर पाए. Then the French got mixed up on the first word, but Mr. M. Hamel didn't scold him. उसने डांटा नहीं उसको. He just only said कि now these Persians will say to you, you pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the vast little French. We have all the great deal to reproach ourselves with us. Then तो वो कहते हैं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो बाकी जो पर्शियंस लोग आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप जो फ्रांसीसी होने का घमंड करते हैं, ना ही तो आप उसको बोल पाते हैं उस भाषा को, ना ही आप लिख पाते हैं. लेकिन इट्स नॉट सो बैड. क्या करें, सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है, बहुत सारे लोगों का कसूर है इसमें. तो कहता कि कई बार मैंने भी आपको बहुत सारी जगह पे काम भेज दिया है, कई बार आप खुद छुट्टी लेके चले गए हैं. बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बेंसेस रही हैं जिनके कारण आप प्रॉपर टाइम पे फ्रेंच सीख नहीं पाए. आई थिंक सो. देन व्हाट हैपेंड? मिस्टर एम हैमल ओपनड द ग्रामर और गेव हिज बेस्ट लेसन टू हिज क्लास. और मिस्टर एम हैमल ने फिर किताब खोली अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से. ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही स्ट्रोक में वो सारी चीज़ें सिखा देना चाहते हैं आज. यानी आज उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया. और लिटिल फ्रेंच, ही वॉज ऑल अमेज्ड टू सी कि एवरीथिंग दैट मिस्टर एम हैमल वॉज टेलिंग और वॉज सेइंग ही वॉज अंडरस्टैंडिंग वेल. अब उसको सारी चीज़ें समझ आ रही थी और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको इतनी ज़्यादा समझ क्यों आ रही है.
perhaps he was feeling yeah, he was very attentive on that day. तो हर एक चीज़ उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया ग्रामर पे। फिर उन्होंने प्रैक्टिस दी राइटिंग के लिए, और जब स्टूडेंट्स बिजी थे राइटिंग में, देन मिस्टर एम हैमल गेज्ड एट एवरीथिंग इन द लिटिल क्लासरूम। उस छोटे से क्लासरूम में मिस्टर एम हैमल ने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में हर एक चीज़ को फिक्स कर लेना चाहते थे। बैकग्राउंड पे कुछ आवाज़ें भी सुन रही थी, जिसमें ट्रंक के बजने की आवाज़ें थी। परहैप्स जो मिस्टर एम हैबल की सिस्टर हैं, वो सामान वगैरह पैक कर रही हैं, या और बहुत सारी चीज़ें। देन हर क्लास रूम की हर एक जगह को वो बड़े ही गौर से निहार रहे थे, देख रहे थे। शायद उनका मन उदास था। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट ही वॉज टू लीव इट ऑल। शायद उसका दिल भी टूटा होगा इस बात से कि उसको छोड़ के जाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। इट ऑफन हैपन्स विद अस आल्सो, कि जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और हमें जाना पड़ता है। बीइंग टीचर भी ऐसा होता है कि जब आप एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाते हैं, इट हैपन्स। बीइंग स्टूडेंट इट हैपन्स इवन। तो यू कैन वेल गेस कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ मिस्टर एम हैमल। देन व्हाट हैपेंड एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और चर्च क्लॉक में जो क्लॉक ने 12 बजाए, वहाँ पे वो घंटा बजा। द साउंड ऑफ मिड डे प्रेयर वॉज हर्ड। मिड डे प्रेयर की जो साउंड थी वो सुनी गई। उसी मोमेंट पे जो पर्शियंस थे वो वहाँ से जो ड्रिल से क्या हुआ, उनकी जो नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर एम हैमल वहाँ से खड़े हुए, बोर्ड की तरफ गए। वो कुछ बोलना चाहते थे, बट दैट वाज चॉक्ड, ही वाज फीलिंग चॉक्ड। और उनको लगा कि उसके गले में ही रह गई है वो बात। उन्होंने चॉक उठाया और जो बोर्ड था उस पर बड़ा सारा लिख दिया, दैट वाज लॉन्ग लीव फ्रांस। ये उसकी हिंदी बनती है जो वहाँ पे उसने लिखा। तो ये शब्द सुनने के बाद वो द क्लास वाज ऑफ एंड दिस इज़ योर लेसन। ये वो लेसन है। और इसकी एक बड़ा क्वेश्चन है जो वो मैं अभी लास्ट में आपके लिए डाल रहा हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मिस्टर जो एम हैमल, उनको स्कूल छोड़ के क्यों जाना पड़ा, है ना, वाई ही हैड टू लीव द स्कूल। या लिटिल फ्रेंच लेट क्यों था, व्हाट वर द सरप्राइजेज व्हेन ही रीच देयर इन द स्कूल। जब स्कूल में पहुंचा तो क्या क्या सरप्राइजेज रहे उसके लिए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। वाई द विलेज पीपल वर गैदर्ड देयर। तो या फिर व्हाट डिड ही से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसने क्या कहा। इस तरह की सारी चीज़ें। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा था, शायद मैं बीच में वो ना के बता पाया हूँ। ही सेज़ कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। तो या फिर व्हाट हैपन्स व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि जब वो चर्च क्लॉक में 12 o'clock होते हैं तो क्या होता है। ऐसी बहुत सारी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आप रेडी कर सकते हैं। दे आर सो सिंपल, वो बहुत ही सिंपल हैं। और एक बड़ा एक कैप्सूल आंसर जिसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में और याद कर सकते हैं, वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल लेसन। मैं और सारे लेसन्स आपके लिए लेके आऊँगा। आपने इन सभी को सुनना है और थोड़ा सा गौर करते हुए उस क्वेश्चन को भी आपने लिखना है। दैट विल हेल्प यू लॉट इन योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और जो आइकन बेल वाली घंटी उसको भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं लेटेस्ट कोई लेसन पे वीडियो क्रिएट करूं तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।
हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ यू ऑल। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं +2 की जो स्टोरीज़ हैं वो पढ़ रहा हूँ, ताकि जो +2 के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकें उनको सुन के, और वैसे भी आप सभी लोग आनंद ले सकते हैं उसका, दोज हु आर लिसनिंग। सो लेट मी रीड द स्टोरी लो स्प्रिंग। अनीस जंग ने लिखी है ये, 2 भागों में डिवाइडेड है ये। और एक तो जो रैग पिकर्स हैं उनके बारे में है, एंड सेकेंडली जो बेंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद से, उनके बारे में है। सो आई विल रीड द लाइंस ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, और हिंदी में आपको बताऊंगा कि वो क्या स्टोरी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो द फर्स्ट स्टोरी जो है वो है रैग पिकर्स। सो रैग पिकर्स में क्या है कि राइटर एक लड़के से मिलता है, जो हमारी अनीस जंग है वो एक लड़के से मिलती हैं। हिज नेम इज़ साहेब एंड हिज फुल नेम इज़ साहब आलम, मतलब पूरी दुनिया का जो राजा है, एक तरह से पूरे आलम का जो राजा है साहब है। बट आयरॉनिकली वो कूड़ा बीनता है, रैग पिकर है वो, ये उसके नेम में आयरनी है। आयरनी मीन्स व्हाट वी से, व्हाट वी थिंक, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, मतलब जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उससे जस्ट अपोजिट हो। जैसे इसका नाम साहब आलम है, लेकिन ये कूड़ा बीनता है, ये गंदगी के ढेरों में से जाके चीज़ें उठाता है, फिर कबाड़ वाले को बेचता है। दिस वॉज और दिस इज़ हिज वर्क। और उसकी पूरी जो फैमिली है प्लस उसके साथी हैं वो सारे लोग भी ऐसा काम करते हैं। सो मैं और पढ़ता हूँ आपके लिए और देखते हैं आपका क्या होते हैं। वो सारा दिन क्या करते हैं, गार्बेज हीप्स में जितनी भी चीज़ें पड़ी उनकी तलाश में रहते हैं वो। और एक दिन राइटर क्या है, उस लड़के से बात करती है, साहेब से, एंड शी कम्स टू नो दैट दीज पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द बांग्लादेश। और उनको पता लगता है कि वो बांग्लादेश से माइग्रेट होके आए। Their fields and homes were swept by the storm and they had nothing to eat, so they come to a big city and start living there. बांग्लादेश में उनके घर बाढ़ आने से बह गए और वहाँ से वो बड़े शहरों की तलाश में निकल आए और यहाँ दिल्ली आ गए और रैग पिकिंग का काम उन्होंने शुरू कर दिया। सो राइटर साहिब से ये भी पूछती है कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो जो साहेब है वो राइटर को बताता है कि एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते भी नहीं हैं और उसके आसपास कोई स्कूल भी नहीं है। और वो उसको एक झूठा सा प्रॉमिस भी करती है कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो तुम आओगे, एंड वो उसको कंसेंट भी देता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। देन जब भी वो सेकेंड टाइम मिलती है, साहिब पूछता भी उससे कि वो स्कूल खुल गया है, आप कह रहे थे कि मैंने आना है। सो ना वो स्कूल खुल पाता है और ना वो वहाँ पे जा पाता है। और उसकी लाइफ देखिए कैसी है। बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं साहेब की तरह। उनके पाँव में चप्पल्स नहीं हैं, बट व्हेनेवर जो राइटर है वो पूछती है उनसे, तो ही सेज़ कि हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है, देयर इज़ नो ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग चप्पल्स। चप्पल शब्द इस्तेमाल किया गया इसमें कि चप्पल पहनने का हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है। और फिर जो राइटर है वो देखती है कि कैसे सारे रैग पिकर्स हैं वो सुबह सुबह निकलते हैं और उनकी लाइफ के बारे में और भी वो स्टडी करती है। और बाद में उसको पता लगता है कि दिल्ली की एक पेरिफेरी में जो सीमापुरी एरिया है वहाँ पे सारे के सारे रैग पिकर्स रहते हैं और वो 10,000 के करीब हैं। 1971 में वो आए थे, फूड की तलाश में यहाँ आए थे बांग्लादेश से और वहाँ पे ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उनकी जो घर हैं वो टिन और टारपुलिन के हैं, मड से बनी रूफ्स हैं, यानी कच्चे मकान हैं उनके पास। कोई प्रॉपर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, नो एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। दे आर लिविंग एट द एज ऑफ सर्वाइवल, यानी बस जिंदा हैं उसके नाम पे वो वहाँ पे जी रहे हैं सारे के सारे। और साहिब और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे राइटर को बताता है कि कई बार जैसे उसको गार्बेज में से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं जो उसके लिए बहुत बिगर अचीवमेंट होती है। और उनके लिए एक वंडर है
दैट इज़ रैप्ड इन वंडर ऑल द रैग्स, जितना भी कूड़ा है उनके लिए वो वंडर से भरी चीज़ है। जो बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स हैं छोटे, उनको लगता है कि उनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी। समटाइम्स ही फाइंड ए रुपी और इवन ए 10 रुपी नोट ही सेज, और उसको बड़ी खुशी होती है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बड़ों के लिए वो एक सर्वाइवल का साधन है, और यानी वो सारा कूड़ा बीन के फिर वो कबाड़ वाले को देते हैं, बेचते हैं, उनके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, एंड दिस इज़ हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग्स, और उनकी लिविंग्स ऐसे चलती रहती है। और इन बिटवीन जो राइटर है वो ये पाती है कि जो साहेब है, पहले तो वो अपना बैग उठा के अपने मेट्स के साथ रैग पिकिंग किया करता था, यानी कूड़ा बीनने का काम करता था। और अब उसने क्या काम करना शुरू कर दिया है कि वो एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया है। अब वो एक दूध वाला कनस्तर लिए हुए राइटर से मिला, और उसने उसको बताया कि ही इज़ पेड ₹800, 800 रुपीज़ उसको दिए जाते हैं, और उसको खाने के लिए 2 टाइम्स का मील्स भी मिलता है। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी डूइंग दैट, बट उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अर्लियर व्हाट ही वाज डूइंग, वो रैग पिकिंग का काम कर रहा था, और अब वो अपना खुद का मास्टर था, लेकिन अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है इस काम में। अब उसको औरों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि उसको खुशी कम है इस चीज़ की, बट साहिब राइटर को बताता है कि कई बार उसे 1 रुपये, कई बार 10 रुपये मिल जाते हैं उस कूड़ा बीनने वाली जगह से, तो उसको बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत खुश होता है। वो बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर है, जितना भी रैग्स हैं या जितना भी कूड़ा है, और बड़ों के लिए वो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। साहिब एक बार फिर टेनिस कोर्ट के बाहर राइटर को मिलता है, और वो बताता है कि उसे वो गेम बड़ा पसंद है, बट ही इज़ नॉट अलाउड टू गो इन। ही वॉज वेयरिंग टेनिस शूज़ डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय, और उसने शूज़ भी पहने हुए हैं, किसी रिच बॉय ने शायद उसको पहनने से मना कर दिया होगा। लेकिन कहता कई बार उसको बाहर खड़े रह के वो गेम देखना पड़ता है, कई बार उसको चांस भी मिल जाता है, वॉचमैन उनको अंदर आने देता है। और एक सुबह उसने चाय का कनस्तर उठा रखा होता है, और वो जा रहा होता है, तो जो राइटर है वो उससे मिलती है, और वो राइटर को बताता है कि अब उसे 800 रुपये मिलते हैं। उसने चाय के ढाबे पे काम करना शुरू कर दिया, उसको खाने को खाना भी मिलता है वहाँ पे प्रॉपरली। अर्लियर शायद वो अपना मास्टर था, अपना बैग उठाता था, कूड़ा बीनता था, ही माइट बी इंजॉइंग, बट नाउ ही इज़ नो मास्टर ऑफ हिज ऑन, अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा है। और इस तरीके से जो साहिब की लाइफ है उसको राइटर ने मिरर करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक साहिब नहीं, देयर आर सो मेनी साहिब्स विच आर के वर्किंग ऑन द ढाबाज, और चाय वाली दुकानों पे बहुत सारे ऐसे लेबर के काम पे लगे हुए हैं, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वास्तव में। तो इसलिए वो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या प्रॉपर ढंग से जी नहीं पाते हैं, प्रॉपर ढंग से खा नहीं पाते हैं, प्रॉपर ढंग से रह नहीं पाते हैं। सो उनकी जो स्प्रिंग है वो वास्तव में लॉस्ट हो गई है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और जो 12th क्लास के स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से, स्कोर सिस्टम के हिसाब से मैंने उसको बनाया है, आप उसका आनंद लें, और आपके जितने भी 12वीं के साथी उनके साथ शेयर करें ये, और इसको एंजॉय करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल वाली घंटी भी दबाएं, ताकि मैं आपके लिए जब भी वीडियोस बनाऊं और आप तक वो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जो नेक्स्ट स्टोरी थी यह है, मैं कहूँगा, फ्रॉम लो स्प्रिंग, दैट इज़ द बैंगल मेकर्स। सो जो बैंगल मेकर्स हैं उसमें जो हमारी राइटर है वो मुकेश के बारे में बात करती है, और बहुत सारे ऐसे मुकेश और उनकी फैमिली
जो फिरोज़ाबाद में रहती है उनके बारे में बात करती है। सो राइटर वंस मेट ए बॉय नेम्ड मुकेश, मुकेश नाम के बॉय से मिलती है वो फिरोज़ाबाद से, वो बेंगल मेकर्स की फैमिली से है। और जब वो उसके पास जाती है तो मुकेश कहता है कि ही डजेंट वांट टू गो इनटू फैमिली प्रोफेशन, ही हैज़ डिसाइडेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वो कहता है कि जो भी उनकी फैमिली का प्रोफेशन है वो नहीं कैरी ऑन करेगा, वो तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन उसको मजबूरी वंश वो सारे काम करने पड़ रहे हैं। और हर एक ही फैमिली जो फिरोज़ाबाद में है वो बेंगल मेकिंग में एंगेज्ड है। और सारे जो इंडिया है, पूरा इंडिया है, उसमें ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री की अगर बात चलती है तो फिरोज़ाबाद है, वो फिरोज़ाबाद उसका सेंटर है। वहाँ पे सारी की सारी जो चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ दर फैमिलीज़, उनकी जनरेशन दर जनरेशन वो इसी काम में लगी हुई हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 के करीब बच्चे भी हैं जो उन ग्लास फर्नेसेस जो फिरोज़ाबाद के उन पे काम करते हैं। उनको वर्क करना पड़ता है अनहेल्दी कंडीशंस में। उनके पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि ये इलीगल है वहाँ पे इस तरह से काम करवाना बच्चों से, लेकिन ये सब चल रहा है। सो मुकेश भी उन बेंगल मेकर्स में से एक है, या उसकी फैमिली उनमें से एक है। सो मुकेश क्या करता है, उसको घर लेके जाता है, जो राइटर है अपने उसको घर दिखाता है और वो प्राउडली कहता है कि हमने ये इसको रीबिल्ड कर लिया थोड़ा सा, बस इतना सा काम हम ज़रूर कर पाए हैं। लेकिन जब वहाँ पे जाती है राइटर, वो देखती है तो वो कोई ज़्यादा अच्छा बना हुआ घर नहीं है, वो हाफ बिल्ट शैक है, आधी पचाधी बनी एक झोंपड़ी टाइप है वो। और हर एक जगह से पावर्टी झलकती है, एवरीवेयर देयर इज़ ए साइन ऑफ पावर्टी। और एक यंग फ्रील सी वुमन है, वो शायद उसके जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है, मुकेश के जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ है, यानी उसकी भाभी है। शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम, वो उनके लिए फूड बना रही है। शी इज़ फ्रेल लुकिंग वीमेन। आसपास बहुत सारा धुआं है जिस चूल्हे के पास वो बैठी हुई है। और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो लेबर का काम करते रहे हैं, वो टेलर भी रहे हैं, और उनको बैंगल मेकिंग का काम भी करना आता है, और यही चीज़ें वो उनको सिखा सकते हैं, और उसके पास कोई एक्स्ट्रा गुण नहीं। वो ये ज़रूर कहता है कि चलो मैंने घर को फिर से थोड़ा ठीक ठाक करवा लिया है, बस इतनी सी मेरी अचीवमेंट है, ही सेज। और मुकेश की ग्रैंड मदर भी वहाँ पे है, वो भी राइटर से मिलती है। शी सेज कि इट वाज ऑल इन देयर डेस्टिनी, ये उनके भाग्य में लिखा है। और कई बार तो उन्हें मतलब पेट भर खाना तक भी नहीं मिलता उनके पास। शी हैज़ द ओनली साड़ी दैट शी वाज वेयरिंग, उसको बताती है कि उसके पास वही एकमात्र साड़ी है जो उसने पहन रखी है। सो यू कैन वेल गेस कि वो कितनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं सारे के सारे लोग। और वो कहती है कि बेंगल मेकर्स की फैमिली में वो जन्मी थी, और वहाँ क्या होता है, जो लोगों का जवानी में ही आंखें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं जो ग्लास की डस्ट से। और जो वहाँ पे एक और भी औरत है, उसने सुहाग का चूड़ा पहन रखा है, तो वो दैट वाज आल्सो वर्किंग देयर। और वहाँ उसके जो चूड़े का रंग है वो तो बेटर है, लेकिन उसकी जो आँखों की आई साइट है वो पहले से वीक है। एक और लड़की है वहाँ पे, शी सविता। सविता क्या मैकेनिकली अपने हाथों को चलाती है, बैंगल्स को वेल्ड करती है, एक दूसरे के साथ जोड़ती है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें किस काम के लिए होता है। उसको नहीं पता कि ये इंडियन वीमन में सुहाग का प्रतीक हैं जो चूड़ियाँ हैं। शायद जब वो भी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी होएगी, तो उसको इस बात का पता लगेगा। राइटर ऐसा कहना चाहती है। और बड़ी डिंजी सेल्स में उनको काम करना पड़ता है, अंधेरे से वाले रूम्स हैं, और वहाँ पे तेज़ रोशनी है जो आग की, जिसमें वो वेल्ड करते हैं जो चूड़ियों को, वो उनकी आँखों को चुंधिया देने वाली है। वो कहीं ना कहीं उनको टाइम से पहले उनकी आई साइट को लूज़ कर देती है, जिसके कारण वो बहुत सारे लोग अपनी आई साइट जो है वो जवानी में ही खो देते हैं। सो इन सब से मिलती है राइटर, और कहीं ना कहीं उसको दुख भी होता है कि इतनी ट्रबल्स में जो सारे के सारे लोग हैं वो जी रहे हैं। जो
ओल्ड वुमन एक और बैठी है वहाँ पे, मैंने आपको शायद पहले बताया ये बात। उसने भी क्या है कि अपने हाथों में रिस्ट में बैंगल्स पहनी हुई है अपनी कलाई में, लेकिन उसकी आंखों में आई साइट नहीं है। शी से दैट शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन ए वन फुल मील ऑल हर लाइफ। कई बार तो कहती वो खाने को हमें खाना तक नहीं मिलता। कई कई बार क्या उसने बताया कि लाइफ में उसने कभी जी भर के खाना नहीं खाया। यू कैन वेल गेस कि हाउ टचिंग दिस टॉक कैन बी फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसके ओल्ड हस्बैंड है, वो भी कहते हैं कि उनके पास बेंगल बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं है, और एक कंसोलेशन है बस उन्होंने अपनी फैमिली के लिए वो घर बना लिया है। तो राइटर कहते हैं कि ये एक घर की स्टोरी नहीं है, इट इज़ स्टोरी ऑफ एवरी हाउस सो फॉर एज दिस फिरोज़ाबाद इज़ कंसर्न। जो हर एक जितने भी बेंगल्स मेकर्स है वहाँ पे उनकी हर एक की स्टोरी है। वो पुअर पीपल हैं, उनको शाहूकार जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको पुलिस मैन एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मिडल मैन बिचौलिए जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, पॉलिटिशियंस उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। they have to accept their poverty. They have come to accept their poverty and exploitations as some is natural. और उनको लगता है कि ये उनके लिए नेचुरल है, उनके भाग्य में ये लिखा है, इट्स ऑल देयर डेस्टिनी। वो अगर कई बार शिकायत भी करते हैं या अपनी वॉइस भी रेज करते हैं, देन दे आर हॉल्ड अप इनटू द जेल्स एंड दे आर बिटन इवन एंड, और उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, ऐसा अनीस जंग बताती है। सो राइटर इस बात से थोड़ी सी खुश भी है कि जो मुकेश है उसने ये डिसाइड किया है कि वो उस विशियस सर्कल को तोड़ेगा और वो मोटर मैकेनिक बनेगा, और वो मोटर मैकेनिक बनने के लिए प्रयासरत भी है। वो कहता है कि वो जाएगा फिरोज़ाबाद से दूर, उसको पता है कि गैराज कहाँ पे है, और उस गैराज में जाके वो काम करेगा और वो एक मोटर मैकेनिक बन जाएगा और वो खुद का मास्टर बन जाएगा फिर। सो ये स्टोरी थी द बेंगल मेकर्स। और वो दूसरा जो पहले वाला पार्ट था वो रैग पिकर्स था। इसकी भी मैंने एक कैप्सूल समरी आपके लिए डाल दी है, दोनों की एक मिक्स समरी भी डाल दी है, आप उसको गौर से देखिए, पढ़िए, अपनी कॉपीज़ में आप लिख सकते हैं और उसको एक बड़े आंसर के तौर पे, कैप्सूल आंसर के तौर पे याद भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। दो आई डिडंट रीड सो मैनी लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया हिंदी में ताकि आप उसको गैस कर पाएँ कि वो लेसन किस तरह का या कैसा है, बिकॉज इट विल टेक ए लॉट मैनी टाइम, लॉट मच टाइम इवन आई शुड से, बहुत सारा टाइम लगेगा मेरे को इस काम के लिए। कम से कम मैं टेक्स्ट से पढ़ूँगा तो 1 घंटा लग जाएगा, मतलब पढ़ने में और साथ में एक्सप्लेन करने में, दैट मीन्स फुल एक हमें 1 घंटे का लेक्चर चाहिए। तो मैंने एक छोटी एक्सप्लेनेशन बना के आपके लिए लिखी है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये लेसन किस तरह का है। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप उस पूरी टेक्स्ट को पढ़िए, एंड इवन देन इफ़ यू फील एनी ट्रबल देन यू कैन पुट द थिंग्स इन कमेंट बॉक्स, तो आपकी शायद ट्रबल सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली एंड एंजॉय द लेसन। और भी नेक्स्ट लेसन है वो कमिंग टाइम में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ यू ऑल। आज हम बात करेंगे डीप वाटर की, जो तीसरा लेसन है फ्लेमिंगो में 12th क्लास का, दैट इज़ रिटन बाय विलियम डॉगलस। मेरे पास टेक्स्ट भी है, उससे रिलेटेड मैंने एक कैप्सूल आंसर भी आपके लिए प्रिपेयर किया है पूरी स्टोरी का, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, थोड़ा इजी करूंगा उसको, और लेट्स एंजॉय देन। सो डीप वाटर क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो बंदा खुद के बारे में लिखता है, जैसे बायोग्राफी वो होती है जो दूसरों के बारे में लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की जीवनी एक तरह से। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, विलियम डॉगलस ने लिखा है, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करता है, दैट हाउ ही वाज सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, यानी जो पानी का डर होता है। और ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे।
राइटर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है कि कैसे वो ओवरकम किया उसने इन सब चीज़ों से। लेट मी स्टार्ट कि बचपन की एक इंसिडेंट थी उसकी, जब वो 4 साल का था, तब से ही उसको ये समस्या हुई। हुआ क्या कि वो 3 या 4 साल का होएगा और उसके फादर उसको कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए, और जब वो बीच पे टहल रहे थे, देन व्हाट हैपन, ही वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर, एंड एक स्ट्रॉन्ग वेव आई वहाँ पे, उसने उसको इट नॉक्ड हिम डाउन। नॉक समबडी डाउन होता है कि आपको जैसे पीछे से कोई धक्का मार के गिरा दे, लेकिन वो जैसे उसी तरीके से उसने उस बड़ी वेव ने उसको नॉक डाउन किया। द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम, पानी उसके ऊपर से गुजर गया और उसको बहुत डर लगा, यानी बहुत डर गया। तब से पानी का डर, मतलब हाइड्रोफोबिया, उसके लिए एक समस्या बन गया। तो इस लेसन में यही है कि उस हाइड्रोफोबिया से उसने उस पर कैसे विजय पाई उसने, यानी जो उसकी ट्रबल थी, जो उसका फियर था, पानी का जो डर था, टेरर ऑफ डीप वाटर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उसके ऊपर से गुजरा, इतनी बड़ी लहर थी, दैट वाज स्ट्रॉन्ग वेव। देन फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं ना तैरना सीखता हूँ इस काम के लिए। तो उसने क्या किया, ही ज्वाइंड लोकल स्विमिंग पूल, उसने लोकल स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया। उसने वाटर विंग्स भी लिए, पैडल्स भी लिए, और उसने सोचा कि जैसे और बॉयज़ हैं जो मतलब तैरना सीखते हैं, मैं भी उनकी तरह तैरूँगा पास वाले तालाब में या स्विमिंग पूल में, तो उसकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको लगा। बट टेरिबल थिंग हैपेंड दियर, एक बहुत समस्या उसको और होगी, एक भयानक चीज़ उसके साथ और होगी। कि क्या हुआ, किडिंगली ए बिग बॉय वॉज दियर, और उसने उसको उठा के पानी में फेंक दिया मजाक मजाक में। तो आपको पता ही है कि उसको तैरना आता नहीं था। वो 9 फीट जो डीप था, 9 फीट गहरा था वो जो पूल था। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने क्या किया, द राइटर जो था, जब उसको फेंक दिया गया डीप उस पूल में, तो कभी वो अप जा रहा था, कभी डाउन जा रहा था। तो आप देखते हैं कि उसकी क्या क्या फीलिंग्स रही, और मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। राइटर ने क्या प्लान किया कि जब उसको फेंक दिया गया, तो उसने सोचा कि मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा तो क्या करूँगा, अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज़ करूँगा और ज़ोर से पाँव लगा के मतलब ऊपर आ जाऊँगा, और उसके बाद शायद मेरे को बाहर निकाल लिया जाएगा। ही वॉज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। और अब उसको अंदर कुछ नहीं दिखता, जैसे हम भी जब पानी में होते हैं और अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको सारा कुछ धुंधला धुंधला नज़र आएगा। दैट सेम हैपेंड विद द राइटर के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो देन उसने चिल्लाने की भी कोशिश की, ही ट्राई टू क्राई बट नो बडी हर्ड हिम। आपको पता ही है कि पानी में कैसे सुने। ही वॉज गेटिंग डिजी इवन, उसको यूँ लग रहा था कि उसका सिर चक्कर खा रहा था, उसको चक्कर टाइप आ रहे थे कुछ, जैसे ऐसा फील हो रहा था। तो फिर भी क्या हुआ, उसने बेस्ट प्रयास किया और फिर वो ऊपर यहाँ तक आ गया, यूँ लगा लो कि नोज़ तक, उसकी आंखें ऊपर आ गई, नोज़ ऊपर। उसने फिर से सांस लिया, देन सेकंड टाइम उसने नीचे जाना शुरू किया। तो दूसरी बार उसने फिर सोचा कि मैं पूरा प्रयास करूँगा इस बार, जैसे ही मेरे पाँव बॉटम पे लगेंगे तो मैं खूब जोर लगा के मतलब ऊपर आ जाऊँगा। इस बार स्ट्रेंथ उसकी पहले से कम थी, और दूसरी बार फिर से ऐसे हुआ, वो ऊपर तक आ गया। उसने बस एक सांस ली एंड आफ्टर दैट ही हैड टू गो डाउन अगेन। उसको अभी तक भी किसी ने नहीं निकाला। और तीसरी बार जब वो नीचे जा रहा था, देन ऑल हिज एफर्ट्स फेल्ड। ही वाज थिंकिंग, उसके सारे एफर्ट्स जैसे फेल हो गए हों, और वो लिम्बलेस फील कर रहा था। उसको यूँ लग रहा था कि जो हर मदर हिज मदर सॉरी हैज़ टेकन हिम इन हर आर्म्स, और उसको लगा उसकी माँ ने उसको जैसे गोद में उठा रखा हो, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। और उसने अपने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए एंड वो यूँ था उसकी कंडीशन की जैसे वो बेहोश होता जा रहा हो। दिस हैपेंड, मतलब पहली बार नीचे गया, फिर ऊपर आया वो, दूसरी बार भी प्रयास करके ऊपर आया, तीसरी बार ही वाज गोइंग डाउन, और उसको लगा कि उसकी सारी एफर्ट्स, सारी एनर्जी
गायब हो गई और उसको लगा कि बस वो गया या वो डूब के मरेगा। ब्लैकनेस, ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पे कालापन सा छा गया है और डर एक तरह से गायब हो गया था। और उसने ऐसा सोचना फील किया, टेक्स्ट की लाइनें मेरे पास, दिस इज़ नाइस टू गो टू स्लीप एंड देर इज़ नो नीड टू जम्प, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। ऐसा लग रहा था कि मतलब अब जैसे मैं सो ही जाऊं और मुझे सो जाना चाहिए, उछलने की, छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं रही, ऐसा ही वॉज थिंकिंग। बट लकीली क्या हुआ, ही वॉज टेकन आउट एंड सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, उसे बचा लिया गया ड्राउनिंग से, डूबने से। क्योंकि वो लड़का जिसने उसको उठा के फेंका था, बाद में उससे पता लगा कि व्हाट ही वाज डूइंग। जब उसे डांटा गया कि वो क्या कर रहा था, तो उसने कहा कि आई वाज ओनली फूलिंग, आई वाज ओनली किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक में ही ये सारा काम कर रहा था। बहुत घंटों बाद क्या हुआ, राइटर के जो मतलब चलने में थोड़ा समर्थ हुआ, उसके पहले उसको पेट को प्रेस किया गया और उसके घुटनों में वॉबलिंग हो रही थी, पेन हो रहा था, उसको लग नहीं रहा था कि वो चल पाएगा। वॉमिटिंग वाले साइंस उसको लग रहे थे कि मेरे को वॉमिटिंग होएगी जैसे। फिर भी मतलब उसके दिल में बहुत सारा डर था और वो सारा डर लेके फिर उसने क्या किया, वो घर गया, सो नहीं पाया प्रॉपर तरीके से एंड ही वाज फीलिंग अफ्रेड, वो अफ्रेड फील कर रहा था। तो देन व्हाट हैपेंड, ये सारा कुछ होने के बाद राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम एंड ही एंगेज्ड ए एन एक्सपर्ट उसने एक एंगेज किया अपने काम के लिए। और फिर उसने क्या किया कि एक्सपर्ट से कहा कि आप मेरे को ये सारी चीज़ें सिखाएं। इट टुक हिम 6 मंथ, वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने 6 मंथ्स लगाए और वो एक बड़े एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर थे। इंस्ट्रक्टर ने बहुत एफर्ट्स से राइटर को इस काबिल बनाया, बहुत हार्ड वर्क किया एंड बिट बाय बिट ही लॉस सम ऑफ हिज ओल्ड फियर। धीरे धीरे वो उसका जो पुराना डर था वो गायब हुआ और हार्ड प्रैक्टिस, मैं कहूँगा बहुत हार्ड प्रैक्टिस के बाद इंस्ट्रक्टर ने एक दिन राइटर से कहा कि जाओ अब तुम तैर सकते हो। उसको चारों पांचों जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं, वैसे 6 स्ट्रोक्स हैं, यानी 6 तरह की जो तैराकी है, तो वो सारे स्ट्रोक्स उसको सिखाए, उसको बोल्ड बनाया। और जैसे वो जो पूल था यहाँ पे उसको सिखाया करते थे, दोनों साइड से उसने रस्सी बांध के और उसकी बॉडी से एक रस्सी बांधी और एक पुली टाइप बना के उसको कहा गया कि आप इधर से उधर जाओ, इधर से उधर आओ, यानी उसको पूरा कॉन्फिडेंट बनाया। और अब इंस्ट्रक्टर की जॉब परहैप्स ख़त्म हो चुकी थी, तो राइटर ने इस तरीके से धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर ही कुड ओवरकम दैट फियर, मीन्स हाइड्रोफोबिया, पानी के डर पे उसने विजय पाई। तो अब भी राइटर्स क्या करता था, जब इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि यू आर ऑल फ्री, यू कैन गो एंड स्विम एनीवेयर एल्स, आप कहीं भी जा सकते हैं, तैर सकते हैं, अब भी वो नदियों में या फिर लेक्स में जाता था तो कुछ ओल्ड मेमोरीज उसको आती थी फियर की, जो उसको डर लगता था थोड़ा बहुत कि हाँ अब मैं नहीं तैर पाऊँगा या मैं डूब जाऊँगा। लेकिन राइटर उसको स्माइल अवे कर देता था, उसको हंस के कह देता था कि डर गुड बाय, कि अब आपको गुड बाय है, अब मैं और नहीं डरता इस काम से। और इन दिस वे ही वॉज एबल टू कॉन्कर ऑल हिज फियर ऑफ डीप वाटर। ऐसे उसने जो वो डीप वाटर था उसके फियर को उसने जीता और वो ही कुड व्हाट शुड आई से, ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस द बिग रिवर्स एंड लेक्स, और वो मतलब तैर सकता था मीलों तक। और राइटर का जो एक्सपीरियंस है स्विमिंग का वो एक डीप मीनिंग रखता है उसके लिए भी। और वो कहते हैं कि जो टेरर है दैट इज़ ओनली ऑफ डेथ, और इन डेथ देर इज़ नो टेरर, इन डेथ देर इज़ नो फियर, ही सेज दैट। और वो डेथ में तो वो कहता है कि पीस है और हमें जो डरने की ज़रूरत है, ऑल वन नीड्स टू फियर इज़ ए फियर इटसेल्फ, ये इसकी फेमस लाइन भी है। तो एक समरी इसकी पूरी मैंने आपके लिए पढ़ दी है, एक बड़ा कैप्सूल आंसर जो मैं आपके साथ इसका शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी, उसमें भी मैंने ये टेक्स्ट की लाइनें हैं कि देयर इज़ ए टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ एंड देयर इज़ ए पीस इन द डेथ टू, सो ओवरकम इट। सो दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ वंडरफुल थिंग एवर, ये एक वंडरफुल थिंग है कि हमें जिन चीज़ों से डर लगता है धीरे धीरे हम क्या करें, हम उन पे मतलब विजय पाने की कोशिश करें
आफ्टर दैट वी विल एबल टू ओवरकम दैट, उसके बाद हम उससे जीत पाएंगे। कुछ इसके छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन YMCA पूल एंड वाई, कब उसने ज्वाइन किया। तो उसको लगता था उसकी उम्र 10-11 साल होएगी, तब उसने ज्वाइन किया वो, और उसने वो अपने फियर को ओवरकम करने के लिए किया। या फिर क्या मिस एडवेंचर हुआ वहाँ पे, तो एक बड़े बॉय ने उसको उठा के पूल में डाल दिया जो कि 9 फीट गहरा था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि मिस एडवेंचर ने उसको कैसे इफ़ेक्ट किया, कि पानी से उसने डरना शुरू किया और उसको बहुत ट्रबल हुई। आफ्टर दैट उसने क्या किया, हाउ डिड द फियर ऑफ वाटर ruin डॉगलस ट्रिप्स एंड अदर जॉयज़। जब वो कहीं घूमने जाता था इधर उधर, उसको लगता था कि कहीं वो पानी में डूब ना जाए। ऐसे मतलब बहुत सारी मिस मैं कहूँगा उसको क्या, कि मिस हो गए उसके बहुत सारे जॉयज़ भी। वो जैसे मछलियाँ पकड़ना चाहता होगा, बोटिंग पे जाना चाहता होगा, और बहुत सारे काम उसने करने होंगे, बट उस डर के कारण ऐसा होता रहा है। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ। एंड उनको बड़ी समस्या रहती है कि जब भी ऐसी दिक्कत होती है, दे डोंट गो फॉर कैनोइंग, राफ्टिंग, और बहुत सारे ऐसे काम जो पानी से जुड़े हैं, ख़ास करके जैसे जो लेक्स, रिवर्स और ओशन से रिलेटेड हैं, तो वो उसके पास नहीं जाते। देन फाइनली फिर उसने कैसे, वे डिड डॉगलस फाइनली लर्न टू स्विम, तो उसने एक इंस्ट्रक्टर को एंगेज किया और उससे उसने सीखना शुरू किया। सारा कुछ सीखा उसने, कौन कौन से मेथड उसने यूज़ किए। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके चारों ओर बेल्ट बांधी और एक रस्सी से उस बेल्ट को दोनों साइड से बांधा पूल के, और फिर उसको कहा कि तुम इधर से तैर के जाओ, फिर उधर से तैर के वापस आओ। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप रेडी कर सकते हैं। कैसा पर्सन था विलियम डॉगलस, आप कह सकते हैं। तो वो विलियम डॉगलस वास्तव में बहादुर कहूँगा मैं उनको, कि लास्टली उसने क्या किया, अपने फियर पे ओवरकम करने की कोशिश की। भी आपको डर लगता है तो ये कोई ट्रबल नहीं है, इट्स नॉट ए बिगेस्ट ट्रबल। ट्रबल इज़ व्हेनेवर यू डोंट लर्न टू ओवरकम द फियर और टू कॉन्कर द फियर, जब आप जीतने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही इज़ वेरी करेजियस पर्सन, ही वॉज डिटरमाइंड टू लर्न द स्विमिंग, सो दैट्स वाई ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, उसने इंस्ट्रक्टर एंगेज किया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एक बड़ा कैप्सूल आंसर मैंने आपके लिए डाल दिया है। सो ये एक स्टोरी थी। आपको भी जिन जिन चीज़ों से डर लगता है, आप उन पे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। डर के आगे जीत है, यू माइट हैव हर्ड। और आप अपने इंस्ट्रक्टर्स की, अपने जो भी लोग आपको सिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें, वो उनकी आप हेल्प लीजिए। जैसे हो सकता है आपको इंग्लिश से डर लगता हो, देन यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड जो लोग भी एक्सपर्ट्स हैं आसपास, तो वो डर आपका गायब हो जाएगा। सो ये था लेसन डीप वाटर, जो विलियम डॉगलस ने लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। बहुत सारी टेक्स्ट की पिक्चर्स भी मैंने डाल दी इसमें, और पहले वाले 2 लेसन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपके लिए। सारे के सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। यू हैव टू कीप वॉचिंग, कीप एन्जॉइंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप ऑन प्रेसिंग द आइकन बेल। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ यू ऑल। आज की जो स्टोरी है वो है द रेड ट्रैप। फोर्थ जो लेसन है, फोर्थ स्टोरी है, दैट इज़ रिटन बाय सल्मा लैगरलॉफ। और ये एक, दिस इज़ ए फिलोसफिकल स्टोरी अबाउट ए पुअर रेड ट्रैप। एक पुअर रेड ट्रैप सेलर के बारे में है, जो सल्मा लैगरलॉफ ने लिखी है। इन विच रेड ट्रैप सेलर गिव्स हिज फिलोसफी, रेड ट्रैप सेलर अपनी फिलोसफी बताता है। टेक्स्ट की लाइन्स हैं, this world is a big rat trap and we all are rats, and the world offers us a bait as a temptation and we are trapped. Some have been trapped and some are circling around it. कि ये पूरा वर्ल्ड वो बताता है कि एक चूहेदानी की तरह है। कड़क्का कहूँगा मैं उसको, जो चूहे पकड़ने वाला होता है, तो वैसा है पूरा वर्ल्ड। और हम सब लोग रैट्स हैं, चूहे हैं। कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ को टेम्पटेशंस मिल रही है, कुछ टेम्प्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी और वो ट्रैप्ड हो चुके हैं।
और कुछ उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसी उसकी फ़िलॉसफी है उस रेड ट्रैप सेलर की। तो आप देखते हैं कि ये सल्मा लैगरलॉफ ने क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। कुछ टेक्स्ट की लाइनें, कुछ समरी मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा है जो क्या करता है, इधर उधर से तारें इकट्ठी करता है और उनके कड़के बनाता है और फिर उनको बेचता है। उसका जो बिज़नेस है वो कोई प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, बट कई बार वो क्या करता है, थिवरी भी कमिट करता है, यानी चोरी भी कर लेता है इधर उधर से। और वो एक ट्रैम्प की तरह है, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, और उसकी लाइफ बड़ी सैड है। वो सोचता है कि पूरी दुनिया, मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बिग रेड ट्रैप है और कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, उसमें रेड ट्रैप हो चुके हैं, कुछ लोग उसके चारों ओर सर्कल अराउंड कर रहे हैं। ऐसा कुछ वो सोचता रहता है सारा दिन और अपने कड़क के बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है वो। एक डार्क इवनिंग क्या हुआ, उसने एक लॉनली ओल्ड मैन के घर में शेल्टर ली और उसकी लिटिल कोटेज है रोड साइड के पास, और उस बंदे ने उसको बड़ा जनरसली सर्व किया, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको आश्रय दिया, उसके साथ ताश खेली, उसके साथ बैठ के पॉरिज खाया। और फिर उसने उसको बताया कि जो उसको उसके पास गाय है, वो बहुत अच्छा मतलब किस्म की गाय है, अच्छी किस्म की गाय, और वो बहुत बढ़िया दूध देती है। उसका दूध और क्रीम बेच के वो क्या करता है, पैसे कमाता है। और उसने 30 क्रोनस कमाए हैं। उसने पास से लेदर पाउच उठाया और उठा के उसको दिखाने की भी कोशिश की कि उसको कहीं विश्वास ना होता। तो वास्तव में उसने क्या किया कि तो उसने उसको दिखाए वो कि ये देखो वास्तव में मैंने ये कमाए हैं। और वो खेले, फिर सो गए, और उसके बाद सुबह दोनों अपने अपने काम पे चले गए। लेकिन हुआ क्या, जब दोनों काम पे चले गए, आफ्टर हाफ एन आवर वही बंदा वापस आया वहाँ से, जो रेड ट्रैप सेलर था। उसने वो विंडो पैन था जो, उस पर मुक्का मार के उसको तोड़ा और वहाँ से 30 क्रोनर लिए और भाग गया वहाँ से। तो अब उसने चोरी की है, तो ही टुक ए जिग जैग वे। उसने जिग जैग वे लिया और वो जंगल में आगे चला गया। जंगल का रास्ता भी बड़ा जिग जैग था, और उसने मेन रोड से जाने की बजाय, क्योंकि उसने चोरी की थी, उसको लगा कि उसको कोई पकड़ ना ले, तो उसने वहाँ से क्या किया, जिग जैग वे लिया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लिया। आगे जाके वो क्या हुआ, रास्ता भूल गया और वो जंगल में खो गया। अब अंधेरी रात थी, दिसंबर का महीना है, तो ही कुड नॉट फाइंड द वे एनीवेयर एल्स। तो फिर उसको याद आया कि अगर ये मैंने चोरी ना किए होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। नव ही वॉज फीलिंग दैट ही हैज़ बीन ट्रैप्ड। अब उसको लग रहा था कि जैसे हमें टेम्पटेशंस मिलती है ट्रैप होने के लिए, तो अब उसको भी मतलब उसी लालच के कारण, क्योंकि उसने लालचवंश वो 30 क्रोनस चुराए थे, और उसी लालच को वो बताता है कि एज ए बेट के तौर पे वो 30 क्रोनस रहे, और मतलब वो कॉट हो गया और ट्रैप्ड ही वाज फीलिंग। तो थक हार के वो ज़मीन पे बैठ गया जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला। तो फिर उसको थंपिंग की साउंड आई, भी जैसे एनविल पे हथौड़े से बार बार वार किए जा रहे हों ज़ोर ज़ोर से। तो उसको लगा कि आसपास कहीं थंपिंग की वॉइस आ रही है, तो उस तरफ उसने क्या किया, चलना शुरू किया। तो जब वहाँ पे वो पहुँचा तो वो क्या था, रेमस जो आयरन वर्क्स है, इट वाज ए फॉर्जरी ऑफ रेमस जो आयरन वर्क्स। तो वो एक भट्टी है, यहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है और उसके डिफरेंट जो चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। मास्टर स्मिथ ने उसको मतलब कंसेंट दी कि चलो ठीक है। उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, उसकी तरफ देखा, और एक तरह से वो कंसेंट ही थी कि उसने कहा कि वो आ जाए वहाँ पे। ही वॉज इन वेट रैग्स और लॉन्ग बियर्ड थी उसकी, जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा था। सिंपल सी बात है, वहाँ बहुत गर्मी होएगी उस फॉर्जरी के अंदर, क्योंकि लोहा पिघलाया जा रहा है, तो उसको भी पसीना आ रहा था, हालांकि सर्दियों का मौसम था। तो वो वहाँ पे रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, पास ही बस वो उसने तो अपनी नाइट गुजारनी थी, और चुपचाप वो एक तरह से सो गया, हेड को अपने फेस पे रख के। तो इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, जो आयरन मास्टर थे वो वहाँ पे नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आए। तो उनको यूँ लगा कि वो उसके ओल्ड कलीग हैं, तो ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस हैं उसको लगा। तो वो बोले कि जी आप कैप्टन वॉन स्टेहले हैं, मेरे को लगा। आयरन मास्टर को लगा कि वो उसके ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस हैं, और उसको लगा कि वो कैप्टन वॉन स्टेहले हैं।
ही सेड इन सरप्राइज दैट योर कैप्टन वॉन स्टेहले। तो वो क्या है, मतलब कोई आंसर नहीं देता उसके बदले में। वो जो ट्रैम्प था, मतलब दैट रेड ट्रैप सेलर, ही वॉज फीलिंग एम्ब्रेस्ड एंड ही रिफ्यूज्ड फर्मली। कहता नहीं जी, मैं इस तरह का कोई बंदा नहीं हूँ, प्लीज़ लेट मी हैव रेस्ट एंड लेट मी स्लीप। तो उसने उसको कहा यार कोई बात नहीं, कई बार बंदे पे बुरे दिन आ जाते हैं, आप मेरे साथ चलो। फिर भी वो नहीं माना। तो फिर वो चला गया घर, जो आयरन मास्टर था। बट आफ्टर हाफ एन आवर फॉर्जरी के डोर पे एक लेडी आई जिसका नाम है एडला विलम्सन। तो वो उसकी डॉटर है जो आयरन मास्टर है। तो वो उसको लेने आई है, एक टोंगा लेके भी आई है, वो कैरिज लेके भी आई है, और उसके साथ एक नौकर भी आया, एक बढ़िया कोट भी लेके आए उसके लिए। और उसने आके रिक्वेस्ट की कि देखो ऐसे है, मेरे फादर ने आपको लाने के लिए भेजा है, आप बड़ी बुरी कंडीशन में, मेरे को पता लगा है, प्लीज़ ट्राई टू कम विद अस, आप हमारे साथ चलो। तो वो लड़की इतने प्यार से बोली उस आयरन मास्टर क्या, उस बंदे से जो रेड ट्रैप सेलर है। एंड शी वॉज दो शी वॉज नॉट सो प्रेटी, बट शी वॉज वेरी हम्बल एंड शी वॉज एबल टू विन द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। उसने उसका कॉन्फिडेंस भी जीता। और वो कहती भी ऐसे है, क्रिसमस ईव है, आप क्रिसमस के टाइम हमारे घर आओ, जब भी आपको लगे आप वापस चले जाना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम आपको रोकेंगे नहीं, बस आप आओ, आप रुको, खाना खाओ, और जब आपका दिल करे आप वापस भी जा सकते हैं। सो उसको लगा कि ये कोई बिगर थिंग नहीं है और मुझे जाना चाहिए इसके साथ। सो पेडलर उसके साथ चला गया, उसने फ़र कोट लिया और कैरिज में वो हैप्पीली उसके साथ चला गया। पेडलर ने वहाँ उसके घर में नाइट बिताई। मॉर्निंग में उसको नहलाया गया, उसके हेयर कट किए गए, शेविंग करवाई गई। आयरन मास्टर ने अपने उसको कपड़े दिए पहनने के लिए, तो वो भी उसको मिले। तो जब ब्रॉड डे लाइट में आयरन मास्टर ने उसको देखा, शेव के बाद, कटिंग के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद, he realized his mistake that man was not one of his old acquaintances. He at once ordered him to get out of his house. बाद में उसको पता लगा कि ये वो बंदा तो नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये तो मेरा कोई ओल्ड कलीग नहीं है। उसको गलती होगी इस बात की। लेकिन यंग गर्ल ने बड़ा प्लीडेड किया कि डैडी आप ऐसे मत करो, आप पहले तो मेरे को भेजते हो कि आप अंकल को लेके आएँ, अब आप कहते हो कि इसको जाओ, ये तो कोई बात नहीं है, क्रिसमस की ईव है, हम ऐसा नहीं कर सकते इसके साथ। और इसमें पेडलर की कोई गलती भी नहीं है, वो आना भी नहीं चाहता था, आपके कहने से तो बिल्कुल भी नहीं आया, वो तो यूँ लगा लो कि मेरे कहने से आया। तो प्लीज़ आप क्या करें, आप उसको मतलब यहाँ रुकने दे फॉर सम ऑफ द टाइम्स। तो फादर को भी लगा अभी अब और कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने फिर से इंटरफेरेंस किया उस लड़की ने कि ऐसा नहीं, अभी आया है तो खाना खा के जाएगा। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, जितनी भी फेस्टिविटीज़ वहाँ पे मनाई, उसने हल्का फुल्का भाग लिया, उसने खाना खाया, वो सोया, वो ऐसे सोया कि जैसे बहुत टाइम से वो सोया ही नहीं था। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, फादर और डॉटर दोनों चर्च में गए, और चर्च में जाके उन्होंने मतलब जीसस से प्रे की फॉर द वेल बींग्स। और वहाँ पे चर्च में अनाउंसमेंट हुई कि एक पेडलर है, एक रेड ट्रैप सेलर है जो कड़के बेचता है, उसने जो रोड साइड पे एक क्रॉफ्टर की झोंपड़ी है, हट है, वहाँ से 30 क्रोनस चुरा ली। अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। तो अब वो बड़े परेशान हो गए दोनों कि ये क्या हो गया है। दोनों जल्दी जल्दी वो घर पहुँचे, और घर जाके उनके नौकर ने उनको बताया कि जो रेड ट्रैप सेलर है ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, कि वो जा चुका है। और जाते जाते एक छोटा सा लेटर और एक रेड ट्रैप हमारे लिए गिफ्ट करके गया, और उसमें 3 नोट हैं 30 क्रोनस के, तुड़े मुड़े। तो जब उन्होंने देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि देखो ऐसे है, ये मैंने रोड साइड जो मतलब पर्सन है क्रॉफ्टर, ये मैंने उसके झोंपड़ी से चुराए थे, आप उसको वापस दे देना। और आप मेरे प्रति इतना अच्छा बन के रहे कि मेरे को वास्तव में आपने कैप्टन फील करवाया, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये रेड ट्रैप सेलर गिफ्ट है ये छोटी लड़के के लिए। और नीचे उसने लिखा कि कैप्टन वॉन स्टेहले, आपने मेरे को कैप्टन फील करवाया, सो दैट्स वाई, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, ही सेज। और ये वो लेसन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। इसका एक कैप्सूल आंसर मैं आपके लिए डाल रहा हूँ।
So nice of you. God bless you. Bye. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ यू ऑल. आज की जो स्टोरी है वो है द रेड ट्रैप. फोर्थ जो लेसन है, फोर्थ स्टोरी है, दैट इज़ रिटन बाय सलमा लैगरलॉफ. और ये एक दिस इज़ ए फिलोसफिकल स्टोरी अबाउट ए पुअर रेड ट्रैप. एक पुअर रेड ट्रैप सेलर के बारे में है जो सलमा लैगरलॉफ ने लिखी है. इन विच रेड ट्रैप सेलर गिव्स हिज फिलोसफी. रेड ट्रैप सेलर अपनी फिलोसफी बताता है. टेक्स्ट की लाइन्स हैं. This world is a big rat trap and we all are rats, and the world offers us a bait as a temptation and we are trapped. Some have been trapped and some are circling around it. कि ये पूरा वर्ल्ड वो बताता है कि एक चूहेदानी की तरह है. कड़क्का कहूँगा मैं उसको, जो चूहे पकड़ने वाला होता है. तो वैसा है पूरा वर्ल्ड और हम सब लोग रैट्स हैं, चूहे हैं. कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ को टेम्पटेशंस मिल रही है, कुछ टेम्प्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी और वो ट्रैप्ड हो चुके हैं, और कुछ उसके चारों ओर घूम रहे हैं. ऐसी उसकी फ़िलासफ़ी है उस रेड ट्रैप सेलर की. तो आप देखते हैं कि ये सलमा लैगरलॉफ ने क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है. कुछ टेक्स्ट की लाइनें, कुछ समरी मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा है जो क्या करता है, इधर उधर से तारें इकट्ठी करता है और उनके कड़के बनाता है और फिर उनको बेचता है. उसका जो बिज़नेस है वो कोई प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, बट कई बार वो क्या करता है, थिवरी भी कमिट करता है, यानी चोरी भी कर लेता है इधर उधर से. और वो एक ट्रैम्प की तरह है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, और उसकी लाइफ बड़ी सैड है. वो सोचता है कि पूरी दुनिया, मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बिग रेड ट्रैप है और कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, उसमें रेड ट्रैप हो चुके हैं, कुछ लोग उसके चारों ओर सर्कल अराउंड कर रहे हैं. ऐसा कुछ वो सोचता रहता है सारा दिन और अपने कड़के बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है वो. एक डार्क इवनिंग क्या हुआ, उसने एक लॉनली ओल्ड मैन के घर में शेल्टर ली और उसकी लिटिल कोटेज है रोड साइड के पास, और उस बंदे ने उसको बड़ा जनरसली सर्व किया. मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको आश्रय दिया, उसके साथ ताश खेली, उसके साथ बैठ के पॉरिज खाया, और फिर उसने उसको बताया कि जो उसको उसके पास गाय है, वो बहुत अच्छा मतलब किस्म की गाय है, अच्छी किस्म की गाय, और वो बहुत बढ़िया दूध देती है. उसका दूध और क्रीम बेच के वो क्या करता है, पैसे कमाता है. और उसने 30 क्रोनस कमाए हैं. उसने पास से लेदर पाउच उठाया और उठा के उसको दिखाने की भी कोशिश की कि उसको कहीं विश्वास ना होता. तो वास्तव में उसने क्या किया कि तो उसने उसको दिखाए वो कि ये देखो वास्तव में मैंने ये कमाए हैं. और वो खेले, फिर सो गए, और उसके बाद सुबह दोनों अपने अपने काम पे चले गए. लेकिन हुआ क्या, जब दोनों काम पे चले गए, आफ्टर हाफ एन आवर वही बंदा वापस आया वहाँ से, जो रेड ट्रैप सेलर था. उसने वो विंडो पैन था जो, उस पर मुक्का मार के उसको तोड़ा और वहाँ से 30 क्रोनर लिए और भाग गया वहाँ से. तो अब उसने चोरी की है, तो ही टुक ए जिग जैग वे. उसने जिग जैग वे लिया और वो जंगल में आगे चला गया. जंगल का रास्ता भी बड़ा जिग जैग था, और उसने मेन रोड से जाने की बजाय, क्योंकि उसने चोरी की थी, उसको लगा कि उसको कोई पकड़ ना ले, तो उसने वहाँ से क्या किया, जिग जैग वे लिया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लिया. आगे जाके वो क्या हुआ, रास्ता भूल गया और वो जंगल में खो गया. अब अंधेरी रात थी, दिसंबर का महीना है, तो ही कुड नॉट फाइंड द वे एनीवेयर एल्स. तो फिर उसको याद आया कि अगर ये मैंने चोरी ना किए होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता. नव ही वॉज फीलिंग दैट ही हैज़ बीन ट्रैप्ड. अब उसको लग रहा था कि जैसे हमें टेम्पटेशंस मिलती है ट्रैप होने के लिए, तो अब उसको भी मतलब उसी लालच के कारण, क्योंकि उसने लालचवंश वो 30 क्रोनस चुराए थे, और उसी लालच को वो बताता है कि एज ए बेट के तौर पे वो 30 क्रोनस रहे, और मतलब वो कॉट हो गया और ट्रैप्ड ही वाज फीलिंग. तो थक हार के वो ज़मीन पे बैठ गया जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला. तो फिर उसको थंपिंग की साउंड आई भी, जैसे एनविल पे हथौड़े से बार बार वार किए जा रहे हों ज़ोर ज़ोर से. तो उसको लगा कि आसपास कहीं थंपिंग की वॉइस आ रही है. तो उस तरफ उसने क्या किया, चलना शुरू किया. तो जब वहाँ पे वो पहुँचा तो वो क्या था, रेमस जो आयरन वर्क्स है, इट वाज ए फॉर्जरी ऑफ रेमस जो आयरन वर्क्स. तो वो एक भट्टी है, यहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है और उसके डिफरेंट जो चीज़ें उससे बनाई जाती हैं.
मास्टर स्मिथ ने उसको मतलब कंसेंट दी कि चलो ठीक है। उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, उसकी तरफ देखा और एक तरह से वो कंसेंट ही थी कि उसने कहा कि वो आ जाए वहाँ पे। ही वॉज इन वेट रैग्स और लॉन्ग बियर्ड थी उसकी, जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा था। सिंपल सी बात है, वहाँ बहुत गर्मी होएगी उस फॉर्जरी के अंदर, क्योंकि लोहा पिघलाया जा रहा है, तो उसको भी पसीना आ रहा था, हालांकि सर्दियों का मौसम था। तो वो वहाँ पे रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, पास ही बस वो उसने तो अपनी नाइट गुजारनी थी और चुपचाप वो एक तरह से सो गया, हेड को अपने फेस पे रख के। तो इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, जो आयरन मास्टर थे वो वहाँ पे नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आए। तो उनको यूँ लगा कि वो उसके ओल्ड कलीग हैं, तो ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस हैं उसको लगा। तो वो बोले कि जी आप कैप्टन वॉन स्टेहले हैं, मेरे को लगता। आयरन मास्टर को लगा कि वो उसके ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस हैं और उसको लगा कि वो कैप्टन वॉन स्टेहले हैं। ही सेड इन सरप्राइज दैट यू आर कैप्टन वॉन स्टेहले। तो वो क्या है, मतलब कोई आंसर नहीं देता उसके बदले में। वो जो ट्रैम्प था, मतलब दैट रेड ट्रैप सेलर, ही वॉज फीलिंग एम्ब्रेस्ड एंड ही रिफ्यूज्ड फर्मली। कहता नहीं जी, मैं इस तरह का कोई बंदा नहीं हूँ, प्लीज़ लेट मी हैव रेस्ट एंड लेट मी स्लीप। तो उसने उसको कहा यार कोई बात नहीं, कई बार बंदे पे बुरे दिन आ जाते हैं, आप मेरे साथ चलो। फिर भी वो नहीं माना। तो फिर वो चला गया घर, जो आयरन मास्टर था। बट आफ्टर हाफ एन आवर फॉर्जरी के डोर पे एक लेडी आई जिसका नाम है एडला विलम्सन। तो वो उसकी डॉटर है, जो आयरन मास्टर है। तो वो उसको लेने आई है, एक टोंगा लेके भी आई है, वो कैरेज लेके भी आई है, और उसके साथ एक नौकर भी आया, एक बढ़िया कोट भी लेके आए उसके लिए। और उसने आके रिक्वेस्ट की कि देखो ऐसे है, मेरे फादर ने आपको लाने के लिए भेजा है, आप बड़ी बुरी कंडीशन में, मेरे को पता लगा है, प्लीज़ ट्राई टू कम विद अस, आप हमारे साथ चलो। तो वो लड़की इतने प्यार से बोली उस आयरन मास्टर क्या, उस बंदे से जो रेड ट्रैप सेलर है। एंड शी वॉज दो शी वॉज नो नॉट सो प्रेटी, बट शी वॉज वेरी हम्बल एंड शी वॉज एबल टू विन द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। उसने उसका कॉन्फिडेंस भी जीता। और वो कहती भी ऐसे है, क्रिसमस ईव है, आप क्रिसमस के टाइम हमारे घर आओ, जब भी आपको लगे आप वापस चले जाना, देर इज़ नो प्रॉब्लम, हम आपको रोकेंगे नहीं, बस आप आओ, आप रुको, खाना खाओ, और जब आपका दिल करे आप वापस भी जा सकते हैं। सो उसको लगा कि ये कोई बिगर थिंग नहीं है और मुझे जाना चाहिए इसके साथ। सो पेडलर उसके साथ चला गया, उसने फ़र कोट लिया और कैरिज में वो हैप्पीली उसके साथ चला गया। पेडलर ने वहाँ उसके घर में नाइट बिताई। मॉर्निंग में उसको नहलाया गया, उसके हेयर कट किए गए, शेविंग करवाई गई। आयरन मास्टर ने अपने उसको कपड़े दिए पहनने के लिए, तो वो भी उसको मिले। तो जब ब्रॉड डे लाइट में आयरन मास्टर ने उसको देखा, शेव के बाद, कटिंग के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद, he realized his mistake that man was not one of his old acquaintances. He at once ordered him to get out of his house. बाद में उसको पता लगा कि ये वो बंदा तो नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये तो मेरा कोई ओल्ड कलीग नहीं है। उसको गलती होगी इस बात की। लेकिन यंग गर्ल ने बड़ा प्लीडेड किया कि डैडी आप ऐसे मत करो, आप पहले तो मेरे को भेजते हो कि आप अंकल को लेके आएँ, अब आप कहते हो कि इसको जाओ, ये तो कोई बात नहीं है, क्रिसमस की ईव है, हम ऐसा नहीं कर सकते इसके साथ। और इसमें पेडलर की कोई गलती भी नहीं है, वो आना भी नहीं चाहता था, आपके कहने से तो बिल्कुल भी नहीं आया, वो तो यूँ लगा लो कि मेरे कहने से आया। तो प्लीज़ आप क्या करें, आप उसको मतलब यहाँ रुकने दे फॉर सम ऑफ द टाइम्स। तो फादर को भी लगा अभी अब और कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने फिर से इंटरफेरेंस किया उस लड़की ने कि ऐसा नहीं, अभी आया है तो खाना खा के जाएगा। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, जितनी भी फेस्टिविटीज़ वहाँ पे मनाई, उसने हल्का फुल्का भाग लिया, उसने खाना खाया, वो सोया। वो ऐसे सोया कि जैसे बहुत टाइम से वो सोया ही नहीं था। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, फादर और डॉटर दोनों चर्च में गए और चर्च में जाके उन्होंने मतलब जीसस से प्रे की फॉर द वेल बींग्स। और वहाँ पे चर्च में अनाउंसमेंट हुई कि एक पेडलर है, एक रेड ट्रैप सेलर है जो कड़क के बेचता है, उसने जो रोड साइड पे एक क्रॉफ्टर की झोंपड़ी है, हट है, वहाँ से 30 क्रोनर चुरा ली। अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि
क्या किया जाना चाहिए। तो अब वो बड़े परेशान हो गए दोनों कि ये क्या हो गया है। दोनों जल्दी जल्दी वो घर पहुँचे और घर जाके उनके नौकर ने उनको बताया कि जो रेड ट्रैप सेलर है ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, कि वो जा चुका है। और जाते जाते एक छोटा सा लेटर और एक रेड ट्रैप हमारे लिए गिफ्ट करके गया, और उसमें 3 नोट हैं 30 क्रोनर्स के, तुड़े मुड़े। तो जब उन्होंने देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि देखो ऐसे है, ये मैंने रोड साइड जो मतलब पर्सन है क्रॉफ्टर, ये मैंने उसके झोंपड़ी से चुराए थे, आप उसको वापस दे देना। और आप मेरे प्रति इतना अच्छा बन के रहे कि मेरे को वास्तव में आपने कैप्टन फील करवाया, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ये रेड ट्रैप सेलर गिफ्ट है ये छोटी लड़के के लिए। और नीचे उसने लिखा कि कैप्टन वॉन स्टेहले, आपने मेरे को कैप्टन फील करवाया, सो दैट्स वाई थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, ही सेज। और ये वो लेसन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। इसका एक कैप्सूल आंसर मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।